क्रॉस एग्जामिनेशन एक बहुत पावरफुल तरीका है सच का पता लगाने के लिए, लेकिन कोर्ट्स हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस में क्रॉस एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं मानती जब तक ऐसे सर्कमस्टांसेस ना हो जिसमें बिना क्रॉस एग्जामिनेशन के इंसान अपना डिफेंस इफेक्टिवली नहीं कर पाए। अगर विटनेस ने ओरल या मुंह से, जिसे कह सकते हैं ओरल या मुंह से गवाही दी और क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका ना दिया जाए, तो ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का वायलेशन होगा। लेबर रिलेशन और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के डिसिप्लिनरी केसेस में भी फेयर हियरिंग का रूल में क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट शामिल होता है। अगर हम एक एग्जांपल लें, अगर एक नौकरी के दौरान किसी एम्प्लॉय पर इल्जाम लगाया गया हो और विटनेस ने उसके खिलाफ कुछ कहा हो, तो एम्प्लॉय को क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपना बचाव कर सके। तो अब बात करते हैं अब हम लीगल रिप्रेजेंटेशन की। Normally, representation through a lawyer in any administrative proceedings is not considered an indispensable part of the rule of natural justice, as oral hearing is not included in the meaning of fair hearing. The denial of legal representation is justified on the ground that lawyers tend to complete matters, prolong the proceeding, and destroy the essential informality of the proceedings. If it is further justified on the ground that the representation through a lawyer of choice would give edge to the rich over the poor who cannot afford a good lawyer. The fact remains that unless some kind of legal aid is provided by the agency itself, the denial of legal representation, to use the words of Professor Allen, would be a mistake, would be a mistake kindness to the poor people. To what extent legal representation would be allowed in administrative proceedings depends on the provisions of the statute. Factory laws just do not permit legal representation. Industrial dispute acts allowed it with the permission of the tribunal, and some statutes like income tax permit legal representation as a matter of right. However, the courts in India have held that in situation where the person is illiterate, or the matter is complicated and technical, or expert evidence is no record, or a question of law is involved, or the person is facing a trained prosecutor, some professional assistance must be given to the party to make his right to defend himself meaningful. तो ये इस हमें इसमें हमें ये कहना चाह रहे हैं कि लीगल रिप्रेजेंटेशन के इस टॉपिक में आमतौर पर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव केस में लॉयर के थ्रू रिप्रेजेंटेशन नेचुरल जस्टिस का जरूरी हिस्सा नहीं माना जाता, क्योंकि ओरल हियरिंग फेयर हियरिंग का हिस्सा नहीं होती। लीगल रिप्रेजेंटेशन मना किया जाता है क्योंकि लॉयर्स केसेस को ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, प्रोसीडिंग्स को लंबा खींच देते हैं, और सिंप्लिसिटी प्रोसीडिंग्स में होती है उसे खत्म कर देते हैं। इस बात को इसलिए भी नहीं सही माना जाता क्योंकि एक अच्छा लॉयर लेना अमीर लोगों को फायदा देता है, जबकि गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। जब तक एजेंसी खुद से कोई लीगल एड प्रोवाइड नहीं करती, प्रोफेसर एलन के शब्दों में गरीबों गरीब लोगों को लॉयर ना देना मिस्टेकन काइंडनेस होती है, मतलब गलत मेहरबानी। यहाँ पे मिस्टेकन काइंडनेस को रेफर किया गया है, गलत मेहरबानी, जिसका हम हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। कितनी हद तक लीगल रिप्रेजेंटेशन एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस में अलाउड है, ये स्टैचू के प्रोविजंस पर डिपेंड करता है। जैसे फैक्ट्री लॉज में लीगल रिप्रेजेंटेशन अलाउड नहीं है सॉरी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ट्रिब्यूनल के परमिशन से अलाउड नहीं होती है, और इनकम टैक्स एक्ट जैसे कुछ लॉज में लीगल रिप्रेजेंटेशन राइट के रूप में अलाउड होती है। लेकिन इंडियन कोर्ट्स में कहा है कि अगर इंसान इलिटरेट हो, या मैटर कॉम्प्लिकेटेड या टेक्निकल हो, ये या एक्सपर्ट एविडेंस रिकॉर्ड पर हो, या लॉ के सवाल हो, या इंसान ट्रेन प्रोसिक्यूटर का सामना कर रहा हो, तो उस इंसान को प्रोफेशनल मदद मिलनी चाहिए ताकि वो अपना बचाव इफेक्टिवली कर सके। अगर हम एक एग्जांपल लें, अगर एक इलिटरेट वर्कर को फैक्ट्री लॉ के केस में फंसाया जाए और उसका सामना एक ट्रेन लॉयर से हो, तो उसको भी एक लॉयर की मदद मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी बात सही तरीके से रख पाए।
तो इस लीगल रिप्रेजेंटेशन के टॉपिक में बस इतना ही। अब हम बात करते हैं, जस्ट अ मिनट, यस, रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी टू बी शोन टू द अदर पार्टी। जस्ट अ सेकेंड, या, in many cases, especially in matters relating to disciplinary proceedings, it happens that to conduct the inquiry, the action is entrusted to someone else, and on the basis of the report of the inquiry, the action is taken by the competent authority. Under these circumstances, a very natural question arises that whether the copy of the report is of the inquiry officer be supplied to the charge employee before the final decision is taken by the competent authority. This question is important both from the constitutional and administrative law point of view. One of the cardinal principles of the administrative law is that any action which has civil consequences for any person cannot be taken without complying with the principle of natural justice. Therefore, administrative law questions in disciplinary matter has always been whether failure to supply the copy of the report of the inquiry to the delinquent employee before final decision is taken by the competent authority would violate the principle of natural justice. In the same manner, the constitutional question in such situation will be whether failure to supply the copy of the report of the inquiry to the delinquent would violate the provision of Article 311 subclause 2 of the Constitution of India. Article 311 subclause 2 of the Indian Constitution provides that no government employee can be dismissed or reduced in rank without giving him her a reasonable opportunity of being heard in respect of charges framed against him her. Therefore, it has always been a perplexing question whether failure to supply the report of inquiry officer to charged government employee before final decision is taken would amount to failure to provide reasonable opportunity is required under Article 311, subclause 2. Another constitutional questions that can be asked in such a situation would be whether any final action taken by authority on the basis of the report of inquiry without first supplying the copy of it to the delinquent would be arbitrary and hence violate of Article 14 of the Constitution, which enshrines the great harmonizing and rationalizing people. The findings on the merit recorded by the inquiry officer are intended merely to supply appropriate material for the consideration of the government. Neither the findings nor the recommendation are binding on the disciplinary authority. The inquiry report, along with the evidence recorded by the inquiry officer, constitute the material on which the government has ultimately to act. This is the only purpose of inquiry and the report which the inquiry officer makes as a result thereof. The application of the principle of natural justice varies from the case to case depending upon the factual aspects of the matter. For example, in the matter relating to major punishment, the requirement is very strict and full-fledged opportunity as envisaged uh, under the statutory rules before a person dismissed, removed, or reduced in a rank. But where it relates to only minor punishment, a mere explanation submitted by the delinquent officer concerned meets the requirement of principle of natural justice. In some matters, oral hearing may be necessary, but in others, it may not be necessary. तो ये इस पैराग्राफ में हमें कहना चाह रहे हैं कि रिपोर्ट ऑफ द इंक्वायरी टू बी शोन टू द अदर पार्टी वाले पैराग्राफ में ये हमें बताना चाह रहे हैं कि कई केसेस में खासकर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में इंक्वायरी किसी दूसरे को दिया जाता है और इंक्वायरी रिपोर्ट के बेसिस पर कंप्टेंट अथॉरिटी फाइनल एक्शन लेती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंक्वायरी ऑफिसर की रिपोर्ट चार्ज एम्प्लॉय को फाइनल डिसीजन से पहले देनी चाहिए। ये सवाल इम्पोर्टेंट है दोनों तरीकों से, कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के नज़रिए से। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जब भी किसी एक्शन का सिविल कॉन्सिक्वेंस हो तो बिना नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो किए एक्शन नहीं लिया जा सकता। डिसिप्लिनरी
मैटर्स में ये देखा जाता है कि अगर एम्प्लॉय को इंक्वायरी रिपोर्ट फाइनल डिसीजन से पहले नहीं दी गई तो क्या नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का वायलेशन होगा। वहीं दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का सवाल ये होता है कि अगर इंक्वायरी रिपोर्ट को चार्ज गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं दिया गया तो क्या ये आर्टिकल 311 सब क्लॉज 2 के वॉल्यूशन में आएगा। आर्टिकल 311 सब क्लॉज 2 कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिसमिस, रिमूव या रैंक रिड्यूस नहीं किया जा सकता बिना उन्हें चार्जेस के खिलाफ अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि अगर इंक्वायरी रिपोर्ट को एम्प्लॉय को पहले नहीं दिया गया तो क्या ये रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ने ना देने का बराबर होगा। एक और कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल ये होता है कि क्या बिना इंक्वायरी रिपोर्ट दिए एक्शन लेना आर्बिट्ररी होगा और आर्टिकल 14 का वॉल्यूशन करेगा जो इक्वालिटी के प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करता है। इंक्वायरी ऑफिसर के फाइंडिंग्स सिर्फ गवर्नमेंट को डिसीजन के लिए मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। ये फाइंडिंग्स या रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होते डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अथॉरिटी पर। इंक्वायरी रिपोर्ट और एविडेंस के बेसिस पर गवर्नमेंट एक्शन लेती है, बस इंक्वायरी का यही पर्पस होता है। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल हर केस के फैक्ट्स पर डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल, अगर मेजर पनिशमेंट जैसे डिसमिसल हो रहा है तो स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने पड़ते हैं और फुल अपॉर्चुनिटी देना पड़ता है एम्प्लॉय को अपने डिफेंस करने के लिए। लेकिन अगर माइनर पनिशमेंट जैसे वार्निंग दी जा रही हो तो सिर्फ एक रिटर्न एक्सप्लेनेशन लेना काफी होता है। कभी कभी ओरल हियरिंग जरूरी होती है पर सब केसेस में नहीं। अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिसमिस किया जा रहा है तो इंक्वायरी रिपोर्ट उसको पहले देना जरूरी होता है ताकि वो अपना प्रॉपर डिफेंस कर सके। लेकिन अगर सिर्फ एक वार्निंग या सैलरी कट हो तो बस एक्सप्लेनेशन लेना काफी होता है। तो इस पैराग्राफ में बस इतना ही।